एक कहावत है कि कूटनीति शतरंज के खेल की तरह है, जिसमें बिसात दुनिया है, मोहरे राष्ट्र है और खेल का कोई अंत नहीं है। सही बात है। तो इसी विचार के साथ आज हम एक ऐसी ही कूटनीतिक बिसात को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिस पर दो पुराने साथी एक नई चाल चलने की तैयारी में हैं। जी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली की यात्रा पर हैं 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए। दिसंबर 2021 के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। बिल्कुल, और इसका एजेंडा बहुत व्यापक है। आज की हमारी ये खास चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक लेख पर आधारित है। हमारा मकसद है इस महत्वपूर्ण विषय की हर परत को खोलना। और ये UPSC के उम्मीदवारों के लिए भी बहुत अहम हो सकता है। हाँ, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के ही नजरिए से। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये शिखर सम्मेलन सिर्फ कुछ समझौतों पर दस्तखत करने की एक औपचारिकता नहीं है। अच्छा। इसका असली मकसद उन बड़ी चुनौतियों से निपटना है जो दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। तो आज हम किन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे? हम 3 मुख्य स्तंभों पर गौर करेंगे। पहला, ऊर्जा सहयोग, जो इस रिश्ते की नई जान बन गया है। दूसरा, रक्षा साझेदारी, जो कुछ समय की खामोशी के बाद फिर से रफ्तार पकड़ रही है। और तीसरा वो दूसरे आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव जो इस दोस्ती को एक नई गहराई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत ऊर्जा क्षेत्र से करते हैं, जो 2022 से इस साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। जी। ये बात थोड़ी हैरान करती है कि रूस आज भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका के इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ, खासकर जब हाल ही में रोसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल जैसी बड़ी रूसी तेल कंपनियों पर और भी सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनका क्या असर होगा? देखिए, ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये प्रतिबंध भारत रूस के तेल संबंधों की बुनियाद को हिला नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली, रूस की अपनी रणनीति। मॉस्को को पूरा यकीन है कि वो मध्यस्थों और दूसरे, जिसे वो वर्क अराउंड मैकेनिज्म कहते हैं, उनके जरिए तेल की सप्लाई जारी रख सकता है। वर्क अराउंड मैकेनिज्म मतलब प्रतिबंधों से बचने का कोई तोड़? बिल्कुल, जैसे तीसरे देश में रजिस्टर्ड कंपनियों का इस्तेमाल करना, या फिर तेल को समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर देना ताकि उसकी असलियत छुपाई जा सके। लेकिन ये तो ठीक है, पर क्या इस जटिल प्रक्रिया का मतलब ये नहीं है कि भारत अपारदर्शी सौदों और संदिग्ध मध्यस्थों के एक ऐसे जाल में फंस रहा है जो भविष्य में एक बड़ा जोखिम बन सकता है? आपका सवाल बहुत जायज है। क्या हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को एक अनिश्चित रास्ते पर डाल रहे हैं? देखिए, ये एक सोचा समझा जोखिम है जो नई दिल्ली उठा रही है, और ये भारत के दृष्टिकोण का दूसरा पहलू है। भारत ने बार बार ये साफ किया है कि जब राष्ट्रीय हितों की बात आएगी तो वो बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वे उन रूसी कंपनियों से तेल खरीदना जारी रखेंगी जिन पर सीधे तौर पर प्रतिबंध नहीं है। और रूस के लिए भारत का क्या महत्व है? सिर्फ एक खरीदार? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। रूस असल में चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने के लिए बेचैन है। अच्छा, तो यहाँ पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। मतलब रूस सिर्फ अपना बजट स्थिर नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। रूस भारत को एक रणनीतिक आर्थिक लंगर, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंकर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंकर? हाँ, ये उसे पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक स्थायी ढाल देता है और साथ ही चीन के साथ उसकी बातचीत की शक्ति को भी बढ़ाता है। ये तो एक देश को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की क्लासिक भू राजनीतिक रणनीति हुई। वही तो, भारत को एक स्थायी ग्राहक बनाकर रूस ही सुनिश्चित कर रहा है कि उसके पास हमेशा एक बड़ा बाजार मौजूद रहे, चाहे पश्चिम कुछ भी करे। लेकिन ORF के विश्लेषण में एक और मोड़ का जिक्र है। हाल के अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ऐसी अटकलें हैं कि 2026 तक भारत मॉस्को के साथ तेल के सौदों में कुछ कटौती कर सकता है। हाँ, ये संभावना है। जाहिर है पुतिन की यात्रा के दौरान ऐसी कोई घोषणा नहीं होगी, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक संभावना है। हाँ, और रूस इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है। उनकी रणनीति कई परतों वाली है। जैसे? एक तो वो तेल पर भारी छूट की पेशकश कर सकते हैं, जिसे ठुकराना भारत के लिए मुश्किल होगा, और दूसरा, नई बनाई गई कंपनियों और मध्यस्थों के जरिए व्यापार को जारी रखना। मॉस्को का मानना है कि ये शुरुआती दबाव का दौर है
और कुछ समय बाद स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी, जैसा कि पहले भी होता आया है। तो तेल के खेल में तो काफी लचीलापन दिख रहा है। अब परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं। यहाँ रूस का क्या रुख है? परमाणु ऊर्जा में रूस और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है। रूस की सरकारी कंपनी है रोसाटॉम। जी, रोसाटॉम। वो इस साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना चाहती है। उनके पास 3 बड़े प्रस्ताव हैं। पहला, तमिलनाडु में जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाँ? उसके दूसरे और तीसरे चरण को तेजी से पूरा करना। दूसरा, भारत में बड़े और छोटे दोनों तरह के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्थानीयकरण करना। मतलब मेक इन इंडिया के तहत यही बनाना। बिल्कुल। और तीसरा प्रस्ताव तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी SMRs का है, जो आजकल काफी चर्चा में है। हाँ, और ये सबसे दिलचस्प है। SMRs छोटे फैक्ट्री निर्मित रिएक्टर होते हैं जिन्हें दूर दराज के इलाकों में लगाया जा सकता है, जहाँ बड़ी ग्रिड लाइनें नहीं हैं। यू भी साइन हुआ है। ये भारत के विशाल थोरियम भंडार को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या रूस की SMR तकनीक भारत के थोरियम आधारित परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ वाकई में मेल खाती है, या ये सिर्फ एक और आयातित तकनीक होगी जो हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से दूर ले जाएगी? क्योंकि हम अमेरिका और फ्रांस से भी तो ऐसी ही तकनीक के लिए बात कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यहाँ एक खुली प्रतिस्पर्धा है और रूस को ये साबित करना होगा कि उसकी तकनीक न सिर्फ बेहतर है, बल्कि भारत के घरेलू कार्यक्रम के साथ आसानी से एकीकृत भी हो सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और दिलचस्प मॉडल है जो बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में दिख रहा है। अच्छा, वो क्या है? वहां रूस प्लांट बना रहा है, लेकिन कई भारतीय ठेकेदारों ने रोसाटॉम को जरूरी उपकरण सप्लाई किए हैं। ये एक त्रिपक्षीय सहयोग का अनोखा उदाहरण है। तो ऊर्जा के मामले में ये निर्भरता और सहयोग साफ दिखता है। लेकिन क्या यही कहानी रक्षा क्षेत्र में भी दोहराई जा रही है, जो पारंपरिक रूप से हमारे संबंधों की रीढ़ रहा है? जी। 2022 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी थी। हाँ, वो दौरान अनिश्चितता भरा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रक्षा साझेदारी ने जोरदार वापसी की है। तो क्या नए सौदे हो सकते हैं? पूरी संभावना है कि इस शिखर सम्मेलन में कुछ नए रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि प्रतिबंधों की वजह से शायद उन्हें सार्वजनिक न किया जाए। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा S-400 की है। हाँ, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत इसका एक और बैच खरीदने पर विचार कर सकता है। S-400 का जिक्र आते ही ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है। ये क्या था और इसने S-400 की अहमियत को कैसे बढ़ाया? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया एक बड़ा युद्धाभ्यास था। अच्छा। ये एक सिमुलेटेड वॉर गेम था जिसमें S-400 सिस्टम का इस्तेमाल करके एक साथ कई हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलें, हाँ, इन सब को ट्रैक करके बेअसर किया गया। हाँ, और अपनी इस क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन ने भारतीय सेना का इस सिस्टम पर भरोसा और भी बढ़ा दिया है। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में S-400 के लिए 120 से लेकर 380 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों की खरीद को शुरुआती मंजूरी दी है। लेकिन S-400 की कहानी में भी तो कुछ पेंच है। डिलीवरी में देरी, ये एक बड़ी समस्या रही है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। 2018 के मूल समझौते में 5 यूनिट मिलनी थी, जिनमें से आखिरी 2 की डिलीवरी में पहले ही देरी हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध की वजह से। हाँ, यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की अपनी जरूरतें बढ़ रही हैं। तो अगर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होता भी है तो समय पर डिलीवरी एक बड़ा सवालिया निशान बनी रहेगी। और S-400 के अलावा S-500 और Su-57 फाइटर जेट का भी जिक्र है। इनकी क्या कहानी है? यहाँ मामला और भी जटिल है। S-500 की बात करें तो ये अभी दूर की कौड़ी लगता है। क्यों? 2021 में रूस ने जरूर कहा था कि भारत इसका पहला विदेशी खरीदार हो सकता है, लेकिन सच तो यह है कि मॉस्को के लिए अपनी सेना की जरूरतें पूरी करना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अपनी सेना में भी कितने S-500 तैनात किए हैं, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। मतलब ये अभी एक महत्वाकांक्षा ज्यादा लगती है। जी। एक मिनट, Su-57, ये तो वही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारत ने कुछ साल पहले जी, FGFA प्रोग्राम से। हाँ, FGFA प्रोग्राम से बाहर होकर खारिज कर दिया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्टील्स क्षमताओं पर चिंता जताते हुए। सही। तो अब अचानक से भारतीय वायुसेना इसमें दिलचस्पी क्यों ले रही है? ये बात कुछ समझ नहीं आई। आपका सवाल बिल्कुल सटीक है और यही इस सौदे का सबसे विरोधाभासी पहलू है। दरअसल भारतीय वायुसेना पर अपने घटते स्क्वाड्रन की संख्या को लेकर भारी दबाव है। और हमारा अपना AMCA प्रोग्राम अभी दूर है। बिल्कुल।
हमारा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी बनने में कई साल दूर है। ऐसे में Su-57 को एक स्टॉप गैप यानी एक काम चलाऊ समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। और रूस इस बार भारत की हर शर्त मानने को तैयार दिख रहा है, वो बिना किसी रोक टोक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हाँ, और भारत में ही इन जेट्स के उत्पादन की पेशकश कर रहा है। लेकिन क्या भारतीय विशेषज्ञ इस पर भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि रूस ने खुद यूक्रेन युद्ध में इसका बहुत सीमित इस्तेमाल किया है। जिससे इसकी क्षमताओं पर सवाल उठते हैं। हाँ, यही असली मुद्दा है। भारतीय विशेषज्ञों में Su-57 की विश्वसनीयता, इसके इंजन और इसकी स्टेल्थ क्षमताओं को लेकर अभी भी गहरे संदेह हैं। तो अगर ये सौदा होता भी है तो इन तकनीकी बारीकियों को सुलझाने और इसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालने में काफी लंबा समय लग सकता है। तो रक्षा और ऊर्जा के बाद आप तीसरे और अंतिम स्तंभ पर आते हैं, व्यापार, वित्त और समुद्री सहयोग। ऐसा लगता है कि इस शिखर सम्मेलन का एक बड़ा फोकस इसी क्षेत्र पर है। हाँ, जिसे अब तक उतनी तवज्जो नहीं मिली। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि कुछ हफ्ते पहले खुद राष्ट्रपति पुतिन ने अपने प्रथम उप प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय व्यापार के मुद्दों की जांच करने का काम सौंपा था। उनका सीधा निर्देश था कि भारत के साथ जो व्यापार असंतुलन है उसे कैसे दूर किया जाए। हाँ, इस पर ठोस उपाय सुझाएं। रूस ये समझ रहा है कि सिर्फ हथियार और तेल बेचकर ये रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। उन्हें भारतीय सामान के लिए अपना बाजार खोलना ही होगा। तो किन क्षेत्रों में भारतीय निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है? मुख्य रूप से मशीनरी, दूरसंचार उपकरण, रसायन, खाद्य उत्पाद और फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, ये भारत के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAU के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत का हिस्सा है। हाँ, उसी बातचीत में तेजी लाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसके लिए एक 18 महीने की कार्य योजना भी अपनाई गई है, जिसका मकसद भारतीय MSMEs, किसानों और मछुआरों के लिए रूस और मध्य एशिया के नए बाजार खोलना है। व्यापार के अलावा वित्तीय एकीकरण पर भी काफी काम हो रहा है। ये प्रतिबंधों के दौर में कितना महत्वपूर्ण है? ये सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। डॉलर आधारित प्रणाली से बचने के लिए दोनों देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी रुपए और रूबल में व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार में अब इसी का दबदबा है। इस जुड़ाव को और गहरा करने के लिए रूस का सेंट्रल बैंक मुंबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। इसका क्या मकसद होगा? इसका मकसद है दोनों देशों की पेमेंट और फाइनेंशियल मैसेजिंग प्रणालियों को आपस में जोड़ना, ताकि स्विफ्ट जैसे पश्चिमी सिस्टम पर निर्भरता खत्म हो जाए। ये तो हुई नीतिगत बातें, लेकिन क्या कुछ ऐसी ठोस परियोजनाएं भी हैं जो इस शिखर सम्मेलन से निकल सकती हैं? बिल्कुल, कुछ बड़े संयुक्त उद्यमों पर बात चल रही है। जैसे भारत को उर्वरकों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रूस में एक यूरिया निर्माण संयंत्र स्थापित करना, जिसमें भारतीय निवेश होगा। जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच SJ-100 यात्री विमान के उत्पादन को लेकर हो सकता है। SJ-100 विमान, ये भारत के लिए कितना मायने रखता है? क्या ये भारत के छोटे शहरों को जोड़ने की जो उड़ान योजना है, हाँ, उड़ान योजना, उसके लिए एक बड़ा कदम हो सकता है? यह गेम चेंजर हो सकता है। SJ-100 एक छोटी दूरी का विमान है जो छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। तो उड़ान योजना के लिए एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल, जिसका लक्ष्य Tier 2 और Tier 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। अगर इसका उत्पादन भारत में होता है तो इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि भारत क्षेत्रीय विमानन के क्षेत्र में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। ये वाकई एक बड़ी संभावना है। और अंत में समुद्री सहयोग में रूस क्या प्रस्ताव दे रहा है? समुद्री सहयोग एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र है। रूस ने मुंबई और चेन्नई के बंदरगाहों में रूसी भागीदारी के साथ जहाज निर्माण और मरम्मत के क्लस्टर स्थापित करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा गैर परमाणु आइस ब्रेकर का संयुक्त निर्माण, जो आर्कटिक में भारत की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए महत्वपूर्ण है। अच्छा। और ग्रीन शिपिंग यानी पर्यावरण अनुकूल जहाजों के विकास में रूस की तकनीकी सहायता जैसे प्रस्ताव भी शामिल हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर हम इस शिखर सम्मेलन को कैसे देखें? ऐसा लगता है कि ये भू राजनीतिक बाधाओं और बाहरी दबावों के बीच इस रिश्ते के लचीलेपन को दुनिया के सामने पेश करने की एक कोशिश है। आपने सही समझा। ये शिखर सम्मेलन सिर्फ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक संदेश देने के बारे में भी है। क्या संदेश? संदेश ये है कि भारत रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं आएंगे। अंतिम विश्लेषण यही है कि अमेरिकी शुल्कों
और चीन अमेरिकी G2 द्वारा क्षेत्रीय समीकरणों को नया आकार दिए जाने के इस दौर में ये भारत रूस साझेदारी को पुनर्जीवित करने का एक आदर्श समय हो सकता है। आपने चीन अमेरिकी G2 का जिक्र किया। हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? चीन अमेरिकी G2 एक भू राजनीतिक विचार है जिसके अनुसार दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां अमेरिका और चीन मिलकर या आपस में प्रतिस्पर्धा करके वैश्विक मामलों को चला रही हैं। इस नए द्विध्रुवीय माहौल में भारत और रूस जैसे देशों के लिए अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना और अपनी अलग जगह बनाना और भी जरूरी हो जाता है। और ये शिखर सम्मेलन उसी कोशिश का एक हिस्सा है। बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। हाँ, और ये श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न भी छोड़ जाता है। क्या? एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से गुटों में बट रही है, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए रूस के साथ अपने हर मौसम के साथी वाले रिश्ते का लाभ कैसे उठा सकता है, खासकर तब जब इस रिश्ते पर इतना बाहरी दबाव हो और रूस खुद चीन के और करीब जा रहा हो। ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है। आज की इस गहन और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।